On to our next concept, which is reaction quotient Q. The formula for reaction quotient Q and equilibrium constant K is one and the same. जैसे हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फॉर्मूला था concentration of products raised to their stoichiometric coefficients upon concentration of reactants raised to their stoichiometric coefficient. तो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K का फॉर्मूला है वही रिएक्शन कोशेंट Q का भी फॉर्मूला है. तो दोनों में क्या फर्क है, रिएक्शन कोशेंट कब बोलेंगे और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसको बोलेंगे? तो फॉर दैट लेट अस टेक एन एग्जांपल. हम लोग वही हमारा एग्जांपल ले रहे हैं. एक हमारे पास कंटेनर है जिसमें हमारे पास दो गैसेस हैं, लेट अस से नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन कंबाइनिंग टू फॉर्म अमोनिया एंड इट इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन जिसमें अमोनिया वापस नाइट्रोजन और हाइड्रोजन भी बना देगा. तो ये हमारे पास एक कंटेनर है जिसमें लेट अस से मैंने नाइट्रोजन डाला है और हाइड्रोजन डाला है और इस कंटेनर को क्लोज कर दिया. तो आफ्टर सम टाइम क्या होगा, पहले तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्ट करके धीरे धीरे अमोनिया बनाना चालू करेंगे. द रेट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन विल बी फास्टर. नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जल्दी जल्दी से कंबाइन होके हमें अमोनिया फॉर्म करते जाएंगे. फिर एक स्टेज ऐसा आएगा कि बहुत सारा अमोनिया बन चुका होगा और वो अमोनिया फिर से रिवर्स रिएक्शन करेगा, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन फॉर्म करेगा. तो एट दैट टाइम व्हेन द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल्स द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, वी विल से द रिएक्शन हैज रीच्ड इक्विलिब्रियम. तो जब रेट ऑफ कंबाइनिंग ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन equals the rate of formation of ammonia to nitrogen and hydrogen, जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जिस रेट से अमोनिया बना रहे हैं अगर उसी रेट से अमोनिया डिकम्पोज हो रहा है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में, एट दैट टाइम वी विल से देयर इज इक्विलिब्रियम. तो वो मान लो इक्विलिब्रियम आया आधे घंटे बाद. मान लो हम लोग ने एक एग्जांपल लिया जिसमें हमारा इक्विलिब्रियम आ रहा है at t is equal to half an hour. Half an hour मतलब 30 minutes from the start of the reaction. जैसे ही मैंने ये कंटेनर क्लोज किया, एक टाइमर देखा, 30 मिनट्स होते ही मान लो मैंने देखा कि ये रिएक्शन है नाइट्रोजन हाइड्रोजन का टू फॉर्म अमोनिया हैज रीच्ड इक्विलिब्रियम. दैट मींस रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल्स रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन एट 30 मिनट्स. अब अगर मैं क्वेश्चन पूछूं 30 मिनट्स के बाद 31 मिनट्स पे क्या होगा, 32 मिनट्स पे क्या होगा, 33 मिनट्स पे क्या होगा, एक घंटे पे क्या होगा, तो अब कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि नाउ द रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम. दैट मींस नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन एंड अमोनिया तीनों के कॉन्सेंट्रेशन कुछ पर्टिकुलर लेवल पे आके सेटल हो गए हैं और उसी वैल्यू पे वो कांस्टेंट रहेंगे. The concentration of nitrogen at equilibrium will remain constant throughout. Later on, अगर एक घंटे बाद, 2 घंटे बाद नाइट्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन उतना ही रहेगा, हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन भी उतना ही रहेगा. एक घंटे बाद, 2 घंटे बाद अमोनिया का कॉन्सेंट्रेशन भी उतना ही रहेगा जितना आधे घंटे पे इक्विलिब्रियम अटेन करने पे हुआ था. एक घंटे बाद भी उतना ही कॉन्सेंट्रेशन होगा, 2 घंटे बाद भी इतना ही कॉन्सेंट्रेशन होगा. दैट इज द मीनिंग ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम. अब हम लोग बाय यूजिंग द फॉर्मूला जो हम लोग ने थोड़ी देर पहले कैलकुलेट किया था, वी हैव कैलकुलेटेड द फॉर्मूला फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन दिस. तो हम लोग Kc का वैल्यू निकाल सकते हैं बाय फाइंडिंग द अमोनिया कॉन्सेंट्रेशन द होल स्क्वायर अपॉन नाइट्रोजन कॉन्सेंट्रेशन इनटू हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन द होल क्यूब. ये पिछले सेक्शन में हम लोग ने K का वैल्यू फाइंड किया था. तो दैट इज हाउ वी विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ K. By substituting the numerical values, we will get some numerical value for this value of equilibrium constant K for this reaction. हम लोग को एक K का वैल्यू मिल जाएगा. अब अगर मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूं कि what is the value of this term, ये जो टर्म है हमारे पास concentration of C into concentration of D raised to D, concentration of A raised to A,
कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B रेज टू B। अगर मैं ये रिएक्शन के लिए ही पूछूं, जो हमारा एग्जाम्पल है हमारे केस में, ये जो NH3 रेज टू 2, नाइट्रोजन रेज टू 1, हाइड्रोजन रेज टू 3, इसका अगर मैं वैल्यू पूछूं बट एट t इज इक्वल टू 5 मिनट्स, t इज इक्वल टू कितना 5 मिनट्स पे, 5 मिनट पे, देखो 30 मिनट्स पे इक्विलिब्रियम आया था, इक्विलिब्रियम स्टार्टेड टू फर्स्ट टाइम इक्विलिब्रियम आया, एस्टैब्लिश हुआ एट 30 मिनट्स। लेकिन अगर मैं पूछूं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस टर्म एट 5 मिनट्स, तो क्या हम लोग उसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोल सकते हैं? तो वी कैन नॉट से दैट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये जो टर्म है ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सिर्फ और सिर्फ तब होगा जब इक्विलिब्रियम अटेन हो चुका है। दैट मीन्स the rate of forward reaction has become equal to rate of backward reaction. The concentration of nitrogen, hydrogen and ammonia have reached their constant values. अपने अपने constant values पे जब वो आ चुका है तब हम लोग इसको equilibrium बोलेंगे। वो तो मैंने एग्जाम्पल में बोला था कि t is equal to 30 मिनट्स पे आ रहा है। कितने पे आ रहा है? इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड एट t is equal to 30 मिनट्स। तो t is equal to 30 मिनट्स के बाद तो इक्विलिब्रियम होगा, ये टर्म का वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगा। ये जो टर्म है 30 मिनट्स के बाद कांस्टेंट रहेगा फॉर अ गिवन टेम्परेचर। पर अगर मैंने क्वेश्चन पूछा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस टर्म, ये जो गोल किया है मैंने, एट t is equal to 5 मिनट्स, तो will this value be equal to Kc or will this value be something else? तो answer is this term will be value Kc only at equilibrium, not before that. Before that अब नाइट्रोजन का कुछ अलग वैल्यू होगा कॉन्सेंट्रेशन का, हाइड्रोजन का कुछ अलग वैल्यू होगा कॉन्सेंट्रेशन का, अमोनिया का कुछ अलग वैल्यू होगा कॉन्सेंट्रेशन का। तो we can say that this value will not be equal to K. जनरली ये जो वैल्यू है ये K के इक्वल नहीं होगा। For any time t, let us say 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes from the beginning of the reaction, the value of this term will be changing. एक अलग अलग वैल्यू आएंगे, 5 मिनट पे अलग वैल्यू आएगा, 10 मिनट पे अलग वैल्यू आएगा, 15 मिनट पे अलग वैल्यू आएगा। ये 30 मिनट्स पे एक पर्टिकुलर वैल्यू आ जाएगा विच इज कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc, एंड 30 मिनट्स के बाद 31 मिनट्स, 32 मिनट्स, 35 मिनट्स, 1 आवर, 2 आवर, दैट वैल्यू विल रिमेन कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम आने के बाद वो कांस्टेंट होगा, पहले वो कांस्टेंट नहीं होगा। तो पहले जो इस टर्म का वैल्यू है एट एनी टाइम t, द वैल्यू ऑफ दिस टर्म एट एनी टाइम t, कोई भी टाइम t, हम लोग ये इक्विलिब्रियम टाइम नहीं बोल रहे, कोई भी टाइम t पे, तो व्हाट वी कॉल दैट इज द रिएक्शन कोशेंट Q. The value of this term, which is the formula for equilibrium constant at any time t, is called as reaction quotient for that reaction at that temperature. अब देखो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा होगा ये समझने के लिए, तो और एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, और एक एग्जांपल लेते हैं ताकि ज्यादा ये समझ में आए। तो लेट मी टेक अनदर एग्जांपल। जैसे एक आदमी का हाइट का बात कर रहे हैं हम लोग, मान लो मेरे ही हाइट का बात कर रहे हैं। मेरा हाइट अगर 1 साल के एज पे था 1 फीट, जब मैं 1 साल का हुआ मेरा हाइट था 1 फुट, जब मैं 5 साल का हुआ मेरा हाइट हुआ 2 फुट, जब मैं 10 साल का हुआ मेरा हाइट हुआ 3 फुट, जब मैं 15 साल का हुआ मान लो मेरा हाइट हो गया 4 फुट, जब मैं 20 साल का हो गया मान लो मेरा हाइट हो गया 5 फुट, और बाद में 21 साल, 22 साल, 23 साल, 24 साल, 25 साल, जितना भी साल है मेरा हाइट 5 फुट ही रहा, फिर मेरा हाइट मान लो नहीं बढ़ा। एक एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग, माय हाइट एट 1 ईयर सिंस द बर्थ इज 1 फीट, 5 इयर्स पे इट इज 2 फीट, 10 साल पे 3 फीट हो गया, 15 साल पे 4 फुट हो गया, 20 साल पे 5 फुट हो गया, फिर वो कांस्टेंट हो गया। 25 साल पे भी मेरा हाइट 5 फुट है, 30 साल पे भी मेरा हाइट 5 फुट, 35 साल पे भी मेरा हाइट 5 फुट ही रहेगा, 40 साल, 50 साल, 100 साल हो जाए तो भी मेरा हाइट कितना रहेगा? 5 फुट। सो माय हाइट विल बिकम कांस्टेंट। तो अगर मैं पूछूं व्हाट इज माय इक्विलिब्रियम हाइट, व्हाट इज माय इक्विलिब्रियम हाइट,
तो इक्विलिब्रियम हाइट मेरा है 5 फुट का, मेरा हाइट इक्विलिब्रियम हाइट कितना है 5 फुट। पर अगर मैं पूछूं व्हाट वाज माय हाइट एट माय 5th बर्थडे, तो 5th बर्थडे पे मेरा हाइट था 2 फुट। 5th बर्थडे पे मेरा हाइट क्या था 2 फुट। ओके, तो दैट इज द मीनिंग ऑफ क्यू। क्यू मतलब क्या, हाइट एट एनी टाइम टी। क्यू मतलब क्या, हाइट एट एनी टाइम टी। और के मतलब क्या, कांस्टेंट हाइट, इक्विलिब्रियम हाइट। क्यू इज द हाइट एट एनी टाइम टी। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्यू एट 1 ईयर? 1 साल पे मेरा हाइट था 1 फीट। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्यू एट 5 ईयर्स? 2 फीट। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्यू एट 10 ईयर्स? 3 फीट। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्यू एट 15 ईयर्स? 4 फीट। What is the value of Q at 20 years? 5 feet. What is the value of Q at 25 years? 5 feet. What is the value of Q at 30 years? 5 feet. लेकिन अगर इक्विलिब्रियम हाइट पूछा जाए, K पूछा जाए, तो K तो 5 फीट होगा। K तो कांस्टेंट होता है, K इज अ कांस्टेंट, तो K क्या होगा 5 फीट ही रहेगा हमेशा। पर Q कांस्टेंट नहीं है, Q 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। It can take any value. So Q is defined for any time t. Similarly हम लोग का अगर वो रिएक्शन ले हम लोग नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन गिविंग अमोनिया, तो उस केस में ये जो टर्म है ये टर्म कांस्टेंट हो जाएगा। पर हमारे एग्जांपल में ये कांस्टेंट कभी हुआ था, एट 30 मिनट्स हुआ था। ओके, तो 30 मिनट्स पे ये वैल्यू कांस्टेंट हो गया था, उसके बाद ये वैल्यू कांस्टेंट रहेगा, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc। लेकिन अगर किसी भी टाइम टी पे मैंने पूछा 5 मिनट्स पे, 10 मिनट्स पे, 15 मिनट्स पे, फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ रिएक्शन, दिस वैल्यू विल नॉट बी इक्वल टू Kc, दिस विल बी कॉल्ड एज Q। इस वैल्यू को हम लोग बोल देंगे Q। एट एनी टाइम t द वैल्यू ऑफ दिस टर्म इज कॉल्ड एज Q। तो यही मैंने यहां पे बोर्ड पे लिखा है, रिएक्शन कोशेंट फॉर एनी रिवर्सिबल रिएक्शन एट एनी स्टेज, किसी भी स्टेज पे अदर देन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पे हम लोग उसको बोल देंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K। इक्विलिब्रियम होगा तो हम लोग उसको क्या बोल देंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc। लेकिन इक्विलिब्रियम के अलावा कोई भी और टाइम पे मैंने अगर पूछा इस टर्म का वैल्यू क्या है, तो उसको बोलेंगे रिएक्शन कोशेंट Q। अब अगर रिएक्शन कोशेंट Q K से ज्यादा है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, हम लोग थोड़ा ये फॉर्मूले से सोचते हैं। अगर Q is greater than K, if the value of reaction quotient Q is greater than K, तो Q बड़ा है K से, तो Q बड़ा है मतलब न्यूमरेटर बड़ा होगा। Q बड़ा है मतलब न्यूमरेटर बड़ा होगा, तो न्यूमरेटर बड़ा है मतलब C और D का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। न्यूमरेटर Q बड़ा है, इफ Q इज ग्रेटर देन K, देन Q बड़ा है मतलब C और D का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। C और D का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है मतलब प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है मतलब बैकवर्ड रिएक्शन होगा। प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा तो वी विल हैव बैकवर्ड रिएक्शन। तो इसीलिए बैकवर्ड रिएक्शन फेवर होगा, बैकवर्ड रिएक्शन का टेंडेंसी होगा। द रिएक्शन विल शिफ्ट टुवर्ड्स द बैकवर्ड साइड। अब दूसरा केस लेते हैं, अगर Q इज इक्वल टू K, तो कोई इश्यू नहीं है, Q और K का वैल्यू सेम है, और K कब होता है, इक्विलिब्रियम पे होता है। K कब होता है, इक्विलिब्रियम पे, तो द रिएक्शन इज इन इक्विलिब्रियम, and equilibrium is the most stable state for that particular reaction. Equilibrium वो particular reaction के लिए सबसे stable state होगा। If Q is less than K, if Q is less than K, तो Q छोटा है मतलब न्यूमरेटर छोटा है, न्यूमरेटर छोटा है मतलब C और D कम है, C और D कम है मतलब प्रोडक्ट कम है, प्रोडक्ट कम है तो क्या होगा, रिएक्टेंट्स विल गो फर्दर एंड फॉर्म प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कम है तो रिएक्टेंट्स आगे रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाएंगे। तो कौन सा रिएक्शन फेवर हुआ, फॉरवर्ड रिएक्शन फेवर हुआ। इफ Q इज लेस देन K,
फॉरवर्ड रिएक्शन का टेंडेंसी होगा, फॉरवर्ड रिएक्शन फेवर होगा। तो ये लॉजिक जो हम लोग ने यहाँ पे सोचा फ्रॉम दिस फॉर्मूला, इज इट क्लियर? इसको याद करने का हम लोग थोड़ा और सिंपल तरीका देखते हैं, जैसे इक्विलिब्रियम हम लोग फिजिक्स में देखते थे। एक हमारे पास एक हेमिस्फीयर सरफेस है, उस हेमिस्फीयर सरफेस पे एक बॉल लिया मैंने, वो बॉल को कहीं से भी तुम छोड़ दो, ये बॉल को यहां छोड़ो तो भी यहां इक्विलिब्रियम में आएगा, यहां छोड़ो तो यहां इक्विलिब्रियम में आएगा, कहीं से भी छोड़ दो वो यहां पे आके इक्विलिब्रियम आने वाला है। तो दिस इज द मोस्ट स्टेबल स्टेट, दिस इज द मोस्ट स्टेबल एंड हेंस दिस इज इक्विलिब्रियम पोजीशन। अब देखो, अगर बॉल इस पोजीशन पे है, इस पोजीशन पे Q का वैल्यू, अगर इसको मैंने Q बोला, इसको मैंने क्या बोला? Q, रिएक्शन कोएफिशिएंट, क्योंकि ये सबसे स्टेबल, मोस्ट स्टेबल मतलब इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K। और जो भी पोजीशन है उसके अलावा वहां पे हम लोग दूसरा नाम लेंगे विच इज रिएक्शन कोएफिशिएंट Q। अब ये जो बॉल है अगर यहां से कहां जाने वाला है, तो ये बॉल यहां से यहां आने वाला है, तो कौन से साइड में आने वाला है? ये देखो, यहाँ पे Q का वैल्यू ज्यादा है K से। अगर इसको हम लोग पॉजिटिव एक्स एक्सिस नेगेटिव एक्स एक्सिस के हिसाब से सोचे तो ये ओरिजिन है, अगर इफ दिस इज द ओरिजिन देन दिस इज टुवर्ड्स द पॉजिटिव साइड, तो ये बड़ा है तो Q इज ग्रेटर देन K, तो Q ग्रेटर देन K अगर है तो ये रिएक्शन कहां जाने वाला है? देखो ये बॉल नीचे आ रहा है, मतलब रिएक्शन बैकवर्ड जाने वाला है, तो रिएक्शन विल गो बैकवर्ड फॉर Q ग्रेटर देन K। और अगर मान लो Q लेस देन K है, ऐसे Q लेस देन K इस पोजीशन पे, तो ये कहां जाने वाला है? तो ये एरो आगे है मतलब कौन सा रिएक्शन है? वी विल अंडरस्टैंड इट इज फॉरवर्ड रिएक्शन। तो Q लेस देन K पे फॉरवर्ड रिएक्शन फेवर होगा। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन Q एंड K? Q इज रिएक्शन कोएफिशिएंट, इट इज द वैल्यू ऑफ दिस टर्म एट एनी टाइम अदर देन द इक्विलिब्रियम टाइम। जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम अटेन कर जाए उसके बाद जो टाइम है उसके लिए हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc बोलेंगे, और कोई भी और टाइम है रिएक्शन किसी और स्टेज में है अदर देन इक्विलिब्रियम, देन वी कॉल इट एज रिएक्शन कोएफिशिएंट Q। फॉर एनी रिवर्सिबल रिएक्शन एट एनी स्टेज अदर देन इक्विलिब्रियम द वैल्यू ऑफ दिस टर्म is called as reaction quotient Q. If Q is greater than K, backward reaction. If Q is equal to K, equilibrium. If Q is less than K, forward reaction. ऐसा हमारे पास Q का concept है। After this, let us see कि reaction forward क्यों जाएगा, backward क्यों जाएगा। How did I say कि reaction आगे जाएगा forward direction में या backward direction में जाएगा? For that we have to study a principle which is given by Le Chatelier. Le Chatelier was the name of the scientist जिन्होंने ये Le Chatelier's principle दिया है, और ये principle हमें यूज होता है for increasing the yield of a gas। जैसे अगर हम लोग मान लो इंडस्ट्री में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कंबाइन करके अमोनिया बना रहे हैं, तो ये रिएक्शन अगर हम लोग इंडस्ट्री में कर रहे हैं फॉर प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया, तो उस केस में हम लोग चाहेंगे कि अमोनिया का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा हो। तो अमोनिया का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हम लोग को क्या करना चाहिए? तो दो फैक्टर्स विच विल इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट, दे आर कॉल्ड एज, दे आर गिवन बाय ली चाटेलियर। ली चाटेलियर उन्होंने प्रिंसिपल दिया जिसमें कुछ कुछ ऐसी बातें बताई जैसे टेम्परेचर को चेंज करो, या फिर मान लो प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन कम करो, या रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कम करो, या तो फिर प्रेशर का वैल्यू बढ़ाओ, या तो कोई इनर्ट गैस डाल दो उस कंटेनर में जहां पे रिएक्शन हो रहा है, तो उससे हमें प्रोडक्ट का यील्ड ज्यादा मिलेगा। तो देयर आर सम प्रिंसिपल्स व्हिच विल हेल्प अस इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट व्हिच वी वांट टू गेट। तो उसके लिए वी विल स्टडी दिस प्रिंसिपल व्हिच इज नोन एज ले चाटेलियर्स प्रिंसिपल। तो व्हाट डज दिस प्रिंसिपल स्टेट? इट इज काइंड ऑफ लॉ ऑफ इनर्शिया इन केमिस्ट्री। जैसे फिजिक्स में हमारे पास लॉ ऑफ इनर्शिया था, अ बॉडी इन मोशन कंटिन्यूज टू बी इन मोशन, अ बॉडी एट रेस्ट continues to be at rest. Inertia is the tendency of a body to maintain its state of rest or of motion. Whenever we try to change the state of the body, the inertia will oppose that change. अगर एक बॉडी रेस्ट पे है, जैसे मैं अगर बैठा हूं कुर्सी पे,
और अगर मेरे को किसी ने थोड़ा सा फोर्स लगाया तो क्या मैं आगे एकदम आगे के डायरेक्शन में भागना चालू हो जाऊंगा? नहीं, क्योंकि मेरा बॉडी का इनर्शिया मुझे वही स्टेट में रखना चाहेगा, चेंज अपोज करेगा। अगर मैं बैठा हूं तो बॉडी चाहेगा कि बैठा रहूं, अगर मैं भाग रहा हूं और मुझे कोई उंगली पकड़ के अगर रुकाना चाहे तो वो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज ऑफ द इनर्शिया ऑफ द बॉडी। इनर्शिया चाहेगा कि बॉडी जिस स्टेट में है उसी स्टेट में वो कंटिन्यू रहे। रेस्ट पे है तो इनर्शिया चाहेगा कि वो रेस्ट पे रहे, मोशन में है तो बॉडी चाहेगा, इनर्शिया चाहेगा कि बॉडी मोशन में रहे। तो दैट इज इनर्शिया इन फिजिक्स। तो वैसे ही हम लोग इनर्शिया इन केमिस्ट्री का बात कर रहे हैं। और रिएक्शन अगर है, उस रिएक्शन में हम लोग कुछ चेंज करें तो वो रिएक्शन को वो पसंद नहीं आता। वो रिएक्शन चाहेगा कि जैसा पहले था वैसा हो जाए। जैसे मैं रेस्ट पे हूं, किसी ने मेरे पे फोर्स लगाया तो मैं मोशन में नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि मैं वापस रेस्ट पे रहूं। अगर मैं मोशन में है, कोई मुझे फोर्स लगा रहा है तो फिर भी मैं मोशन कंटिन्यू करेगा। दैट इज इनर्शिया इन फिजिक्स। तो वैसे ही केमिस्ट्री में एक रिएक्शन है, उसमें मान लो कुछ सर्टेन प्रोडक्ट बना है। अगर मैं प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन कम कर दूं तो रिएक्शन चाहेगा कि प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन कम ना हो, वो प्रोडक्ट वापस बना देगा। और अगर मैंने किसी रिएक्शन में प्रेशर बढ़ा दिया तो रिएक्शन प्रेशर कम करने का कोशिश करेगा। अगर किसी रिएक्शन में मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो रिएक्शन कोशिश करेगा कि टेम्परेचर कम हो जाए। तो these are the factors which we will study in this principle, which is known as Le-Chatelier's principle. So what is the principle? When a system in chemical equilibrium is disturbed. Disturbed मतलब क्या? Disturbed मतलब हम लोग ने मान लो रिएक्टेंट बढ़ा दिया या प्रोडक्ट घटा दिया या प्रोडक्ट बढ़ा दिया या प्रेशर बढ़ा दिया या टेम्परेचर घटा दिया। तो all those kind of things are called as disturbance for a केमिकल रिएक्शन। अगर किसी इक्विलिब्रियम को हम लोग ने डिस्टर्ब किया तो वो सिस्टम उस तरह से शिफ्ट होगा सो एज टू मिनिमाइज द चेंज। वो चेंज जो है वो मिनिमम करना चाहेगा। वो चाहेगा कि वापस पहले जैसे स्टेट था वैसे ही स्टेट में वापस वो आ जाए। तो थोड़ा समझने में मुश्किल लग रहा है ये स्टार्टिंग में, बट एज यू टेक द एग्जाम्पल इट विल बी मोर क्लियर। लेट अस टेक अवर फर्स्ट एग्जाम्पल which is the formation of ammonia, nitrogen and hydrogen reacting to form ammonia. अब अगर हम लोग बिजनेस के हिसाब से सोचे, एज अ मान लो अगर इंडस्ट्री है तुम्हारा फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया, तो तुम चाहोगे कि अमोनिया सबसे ज्यादा तुम्हें मिले ताकि वो फर्टिलाइजर में यूज हो एंड यू कैन मेक मोर प्रॉफिट्स। तो इसीलिए हम लोग अमोनिया का प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं। In this reaction we want to get more and more ammonia. तो अमोनिया बढ़ाने का एक तरीका बता रहे हैं हम लोग, बहुत सारे तरीके हैं, but one of the method let us say is we put some water in that container. जहां पे ये रिएक्शन हो रहा है हमारा, उसमें हम लोग कुछ पानी डाल दें। मान लो यहाँ पे ये कंटेनर में हमारा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कंबाइन होकर अमोनिया बना रहे थे, तो हम लोग चाह रहे हैं कि अमोनिया का प्रोडक्शन बढ़े, इसीलिए हम लोग ने उस कंटेनर में थोड़ा पानी डाल दिया। तो वी हैव पुट सम वाटर। अब वाटर क्या होता है? वाटर डालते ही उस कंटेनर में व्हाट विल हैपन? अमोनिया विल डिसॉल्व इन वाटर। अमोनिया क्या हो जाएगा? डिसॉल्व हो जाएगा पानी में। अब अमोनिया डिसॉल्व हो गया, अमोनिया पानी में डिसॉल्व हो गया तो अमोनिया का कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया। ये कंटेनर में जिसमें हमारे पास नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन था, दे वर फॉर्मिंग अमोनिया। अगर इसमें मैंने थोड़ा पानी डाल दिया इस रिएक्शन में तो ये अमोनिया जो है दैट अमोनिया विल डिसॉल्व इन वाटर। अमोनिया विल डिसॉल्व इन वाटर। अमोनिया डिसॉल्व हो जाएगा वाटर में तो अमोनिया का कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा। अब अमोनिया का कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया तो क्या ये इस रिएक्शन को अच्छा लगेगा? क्या ये इस सिस्टम को अच्छा लगेगा? नो। System will try to bring the state which was there before. पहले इस रिएक्शन में या इस कंटेनर में कुछ अमोनिया था, अब वो अमोनिया डिसॉल्व हो गया है पानी में, तो रिएक्शन चाहेगा कि पहले जितना अमोनिया था वो वापस बन जाए। तो वो वापस बनाने की कम से कम कोशिश करेगा। तो कोशिश कैसे करेगा? अब नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन फिर से कंबाइन होके अमोनिया बना देंगे। तो कौन सा रिएक्शन हुआ इस केस में? तो इस केस में देयर इज फॉरवर्ड रिएक्शन।
फॉरवर्ड रिएक्शन हुआ, क्योंकि जैसे ही इस सिस्टम ने देखा कि अमोनिया घुल गया है पानी में, अमोनिया डिसॉल्व हो गया है, तो अमोनिया कम हो गया इस सिस्टम में, अमोनिया कम होते ही तो वो फॉरवर्ड रिएक्शन कर देगा, फॉरवर्ड रिएक्शन करते ही हमारा अमोनिया वापस बन जाएगा और सिस्टम कोशिश करेगा कि ओल्ड स्टेट में वापस आ जाए। 100% पहले जितना अमोनिया था उतना नहीं आएगा, बट एटलीस्ट इट विल ट्राई कि जितना मैक्सिमम अमोनिया आ सके। तो दिस इज द थिंग दैट विल हैपन। सो वी विल हैव फॉरवर्ड रिएक्शन विच विल बी फेवर्ड। ऐसा क्यों हो रहा है यहाँ पे? क्योंकि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन कैन फॉर्म अमोनिया एंड अमोनिया कैन गिव बैक नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। तो ये एक इक्विलिब्रियम आ गया था। इक्विलिब्रियम में जब इक्विलिब्रियम का टाइम आया था तो उस टाइम पे नाइट्रोजन का कुछ कॉन्सेंट्रेशन था, हाइड्रोजन का कुछ कॉन्सेंट्रेशन था, अमोनिया का कुछ कॉन्सेंट्रेशन था। लेकिन हम लोग ने जैसे ही इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब किया तो अमोनिया का कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया। तो अब अमोनिया कम होने की वजह से नाइट्रोजन हाइड्रोजन फिर से कंबाइन होकर कोशिश करेंगे कि रिलेटिव कॉन्सेंट्रेशंस पहले जितने थे उतने ही रिलेटिव कॉन्सेंट्रेशंस रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के वापस फॉर्म हो जाए। The relative concentrations which were there before, that means the relative concentration of reactants and products before will be equal to the relative concentrations after, मतलब जब हम लोग ने ये अमोनिया डिसॉल्व कर दिया तो रिलेटिव कॉन्सेंट्रेशंस वापस सेम हो जाएंगे। दैट इज दिस फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ ले चाटेलियर प्रिंसिपल। इफ वी रिमूव द प्रोडक्ट देन वी कैन फेवर फॉरवर्ड रिएक्शन। अगर मैंने किसी तरह से प्रोडक्ट को रिमूव कर दिया, कम कर दिया, तो हमारा फॉरवर्ड रिएक्शन फेवर होगा। और अगर किसी तरह से हम लोग ने रिएक्शन में रिएक्टेंट कम कर दिया तो बैकवर्ड रिएक्शन फेवर होगा। अगर नाइट्रोजन हाइड्रोजन कम हो गए तो उस केस में अमोनिया वापस नाइट्रोजन हाइड्रोजन बना देगा एंड इट विल एस्टैब्लिश अ न्यू इक्विलिब्रियम। सो दिस इज द ले चाटेलियर प्रिंसिपल। इफ वी increase the concentration of reactants then forward reaction is favored, क्योंकि reactants बढ़ गए तो कोशिश करेगा कि forward reaction में आगे बन जाए। और अगर हम लोग प्रोडक्ट्स का कंसंट्रेशन बढ़ा देंगे तो बैकवर्ड रिएक्शन विल बी फेवर्ड। प्रोडक्ट ज्यादा है तो सिस्टम कोशिश करेगा कि रिएक्टेंट ज्यादा बने तो बैकवर्ड रिएक्शन होगा। अगर रिएक्टेंट्स ज्यादा है तो प्रोडक्ट कम है रिलेटिवली। रिएक्टेंट्स अगर ज्यादा ले लिए मैंने, अगर मैंने इस कंटेनर में और नाइट्रोजन डाला और हाइड्रोजन डाला तो रिएक्टेंट्स बढ़ गए, तो सिस्टम चाहेगा कि रिएक्टेंट्स ज्यादा है प्रोडक्ट कम है तो किसी तरह से प्रोडक्ट बना दे। प्रोडक्ट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसको फॉरवर्ड रिएक्शन करना पड़ेगा। फॉरवर्ड रिएक्शन विल बी फेवर्ड। इफ रिएक्टेंट्स आर मोर देन फॉरवर्ड रिएक्शन इज फेवर्ड। इफ मोर रिएक्टेंट्स आर एडेड then forward reaction is favored. If more products are added to a system in equilibrium then backward reaction is favored. अब ये तो हम लोग ने होमोजीनियस इक्वेशन के बारे में बात किया, होमोजीनियस केमिकल रिएक्शन के बारे में बात किया। फॉर हेट्रोजीनियस केमिकल रिएक्शन जैसे कैल्शियम कार्बोनेट ऑन हीटिंग गिव्स कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये हेट्रोजीनियस है क्योंकि यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड फॉर्म में है, कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म में है। तो मल्टीपल फेजेस मींस दिस इज हेट्रोजीनियस रिएक्शन। तो इस रिएक्शन में अगर किसी तरह से मैंने कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर उड़ा दिया, देखो अगर मान लो एक कंटेनर लिया है जिसमें मैंने कैल्शियम कार्बोनेट रखा है, उसको हीट कर रहा हूं मैं, हीट करने से कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड को मैं एक साइड से अगर किसी तरह से मान लो मैंने एग्जॉस्ट फैन लगा लिया और एग्जॉस्ट फैन से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर खींच लिया तो कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा क्योंकि ये बाहर उड़ गया है। बाहर उड़ गया मतलब कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा। कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया किसका? प्रोडक्ट का। प्रोडक्ट कम हो गए तो प्रोडक्ट कम हो गए तो बढ़ाना चाहेगा सिस्टम। प्रोडक्ट कम हो गए, ये मैंने एग्जॉस्ट फैन से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर खींच लिया कंटेनर से, कंटेनर से एग्जॉस्ट फैन से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ गया, प्रोडक्ट कम हो गया। प्रोडक्ट कम हो गया तो सिस्टम चाहेगा कि फिर से प्रोडक्ट बने, नया प्रोडक्ट बने। प्रोडक्ट बनेगा कैसे? अगर फॉरवर्ड रिएक्शन होगा। तो अगर मैंने प्रोडक्ट कम किया तो फॉरवर्ड रिएक्शन फेवर होगा, अगर मैंने रिएक्टेंट कम किया तो बैकवर्ड रिएक्शन फेवर होगा, विच इज व्हाट वी सी हियर। ओके, तो ऐसा हमारा प्रिंसिपल है विच इज बेस्ड ऑन concentration, but
वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच वी हैव टू सी हियर इज, अगर मैंने रिएक्टेंट यहां पे बढ़ाया या घटाया, even if we add some calcium carbonate or we decrease the concentration of calcium carbonate by some amount, then too there is no effect on the equilibrium. यहां पे अगर हम लोग मान लो जो सॉलिड वाला कंपोनेंट है कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम ऑक्साइड, सॉलिड वाला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वी आर टॉकिंग अबाउट द सॉलिड कंपोनेंट, अगर मैंने किसी तरह से सॉलिड कंपोनेंट का कंसंट्रेशन बढ़ा दिया या घटा दिया तो भी इक्विलिब्रियम पे कोई असर नहीं होगा, क्योंकि वी हैव सीन इन प्रीवियस सिचुएशन, पिछले सेक्शन में हम लोग ने पढ़ा था कि सॉलिड का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के में कोई योगदान नहीं होता। अगर तुम्हें याद रहेगा, इन द लास्ट सेक्शन वी हैड डिस्कस्ड दिस, वी हैड डिस्कस्ड द एग्जांपल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, दिस वाज द रिएक्शन, calcium carbonate in solid form gives calcium oxide in solid form plus carbon dioxide in gas form. The value of Kc can be thought of as calcium oxide concentration into carbon dioxide concentration upon calcium carbonate concentration. लेकिन ऐसा नहीं होता है क्योंकि कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड है, कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड है और सॉलिड का कॉन्सेंट्रेशन हम लोग यूनिटी मान लेते हैं, तो Kc का वैल्यू सिर्फ और सिर्फ ये गैस फेज डिसाइड करता है, कार्बन डाइऑक्साइड का एक्टिव मास डिसाइड करेगा। तो द एडिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट और रिमूवल ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड और एडिशन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड और रिमूवल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, सॉलिड का हम लोग ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, दैट विल हैव नो इफेक्ट ऑन द इक्विलिब्रियम। बट गैस का अगर हम लोग ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, दैट विल हैव एन इफेक्ट ऑन द इक्विलिब्रियम। अगर हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड हटा दे तो फॉरवर्ड रिएक्शन फेवर होगा, कार्बन डाइऑक्साइड उसमें डालना चालू कर दे उस कंटेनर में तो हमारा बैकवर्ड रिएक्शन फेवर होगा। तो दैट इज द प्रिंसिपल व्हिच विल स्टडी फर्दर इन मोर डिटेल, व्हिच इज नोन एज ले चार्टेलेट्स प्रिंसिपल। We will see the effect of concentration, we will see the effect of pressure, we will also study the effect of temperature on a reaction, and we will study the effect of addition of inert gas